मेरी सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं जेल से बाहर ही नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ बड़ा देग का खाना खाना था। हालत ये थी कि एक एक्स्ट्रा कटोरी के लिए कैदी आपस में खून खराबा कर देते थे। बाहर के लोग भी सिर्फ इस खाने के लिए जेल के अंदर आना चाहते थे, लेकिन असल में मैं तो सिर्फ चौक पर शॉपिंग चाइनीज रोटी बेचने वाला आदमी था। मुझे एक माफिया बॉस ने अपना बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया। सिर्फ एक हफ्ते बाद मेरी फायरिंग स्क्वाड से मौत होने वाली थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी गार्ड कैप्टन मुझे इंटेरोगेशन रूम में ले गया और बोला कि मुझे जोन 1 के कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। मुझे तो सिर्फ शॉबिंग बनाना आता था। ड्रैगन कंट्री में इससे कोई शेफ नहीं मानता। क्या मैं 2000 शॉबिंग बनाऊंगा? फिर भी सोचा जितनी देर जिंदा रह सकता हूं उतना सही, इसलिए मजबूरी में हां कर दी। किचन के अंदर जाकर देखा तो सारे टूल्स बहुत ही पुराने और खराब थे। सब्जी और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल फ्रेश नहीं थे और सिर्फ 40 मिनट बाद 2000 कैदियों का लंच था। इतने कम टाइम में इतने लोगों का खाना बनाना, चाहे खुद फूड गॉड ही आ जाए तब भी मुश्किल था। अगर वक्त पर खाना तैयार ना हुआ तो सिर्फ जेलर ही नहीं, मौत की सजा पाए हुए कैदी भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। जब मैं पूरी तरह होपलेस हो गया तब अचानक मेरे दिमाग में गेड्डा सूप चाइनीज डंपलिंग सूप की रेसिपी भर गई। मैंने तुरंत हाथ चलाना शुरू कर दिया। उधर जोन 1 के डेंजरस क्रिमिनल्स के यार्ड में पीटर नाम का एक क्रू कट गैंगस्टर धूप सेक रहा था। चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, उसकी ही चलती थी। वो असली जेल का किंग था। अचानक वो उठकर अपने आदमियों के साथ डाइनिंग हॉल के बाहर आ गया और जोर से बोला, सुनो, अगर आज का लंच भी पहले जैसा बकवास हुआ तो क्या करोगे? एक पतला सा आदमी गुस्से में बोला, सीधा उससे ऊपर भेज देंगे। तभी डाइनिंग हॉल का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। गार्ड साइलस एकदम घबरा गया। लंच का वक्त हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखा जो अभी भी किचन में बिजी था। उसे मेरी हालत पता थी, इसलिए वो मुझे बचना चाहता था। लेकिन जब उसने किचन के अंदर देखा तो वो शॉक रह गया। 50 बड़े बड़े ड्रम्स एक साफेद सी सूप जैसी डिश से भरे हुए थे। उसने ऐसी डिश पहले कभी नहीं देखी थी। देखने में भी कुछ खास नहीं लग रही थी। मैंने दरवाजे की आवाज सुनते ही उससे बोला, जल्दी हेल्प करो, इन्हें बाहर ले चलते हैं। साइलस ने सर हिलाया और धीरे से बोला, सब बाहर रखने के बाद मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, वरना वो कातिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट महसूस हुई, लेकिन सारे ड्रम सर्विंग विंडो तक पहुंचने से पहले ही बाहर से चीखने की आवाजें और तेज हो गईं। लोहे का गेट जोर जोर से हिलाया जा रहा था। कुछ लोग तो गेट तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। हम दोनों और तेज काम करने लगे। पहले कैदी खुद ही खाना उठा लेते थे, लेकिन सुबह जो खूनी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद शेफ और कैदियों का सामना करवाना माना था। सब कुछ सेट करने के बाद साइलस ने किचन लॉक किया और मुझे एक अलग रास्ते से सेल नंबर 99 में छुपा दिया। फिर जाकर उसने डाइनिंग हॉल का गेट खोला। पीटर लेदर जैकेट पहने और मुंह में सिगार दबाए अंदर आया। उसके आदमी उसके पीछे खड़े थे। पीटर ने सर्विंग विंडो की तरफ देखते हुए पूछा, साइलस, नया शेफ कहाँ है? साइलस ने सीधा जवाब दिया, बताना जरूरी नहीं। पीटर ने ठंडी सी हंसी हंसी और अपने आदमी बीस्ट मंकी को बोला, सबको खाना बांट दो। जैसे ही बीस्ट मंकी सर्विंग काउंटर के पास गया वो वही जम गया। कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाया, ये इंसानों का खाना है या सुअरों का? पीटर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो तेज कदम से सर्विंग विंडो तक गया। अंदर सफेद सूप से भरे हुए ड्रम्स देखकर उसकी आंखों में सीधी किलिंग इंटेंट आ गई। हम लोगों को ये गांड खिलाओगे? उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं, उसकी इज्जत का सवाल था। साइलस घबरा गया। हाथ में पकड़ी इलेक्ट्रिक बातों तक पसीने से भीग गई। उसने जल्दी से झूठ बोल दिया, पीटर, पहले टेस्ट तो कर लो। पीटर के अंदर अचानक क्यूरियोसिटी जग गई। इस मिस्टीरियस ईस्टर्न कंट्री की डिश का नाम क्या है? साइलस ने मेरी बताई हुई टूटी फूटी प्रोनाउंसिएशन में बोला, गिड्डा टैंग। यह बोलकर वो मुड़ने ही वाला था कि पीटर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहीं रुक। पीटर ने एक बोल भरा लेकिन खुद नहीं पिया। उसने बोल बीस्ट मंकी के सामने रख दिया। 2 साल से मेरे साथ हो, ये इनाम तुम्हारे लिए। बीस्ट मंकी का चेहरा उतार गया। उससे बिल्कुल यकीन नहीं था कि यह खाना अच्छा होगा, लेकिन बॉस का ऑर्डर माना नहीं जा सकता था। उसने मजबूरी में एक सिप ली और अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांप गया, जैसे गर्म प्यार की एक लहर उसकी जुबान से पूरे बदन में फैल गई हो। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि लग रहा था वो वही बेहोश हो जाएगा। पीटर ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने लिए एक बोल भरा, बस एक सिप, और उसकी दुनिया ही बदल गई। उससे लगा जैसे वो बचपन की रॉकिंग चेयर पर बैठा है और माँ उससे प्यार से संभाल रही है। सब कुछ इतना रियल था कि उससे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। साइड में खड़ा गार्ड साइलस भी हैरान था। ये क्या हो रहा है? गैंगस्टर सूप पी के रो रहा था। साइलस मन ही मन बोला, चाइनीज फूड कभी नहीं खाया ना, इसलिए हाल ये हो गया। अब उससे यकीन हो गया था कि मेरी जान बच चुकी है।
पीटर के बाकी आदमी भी खुद को रोक नहीं पाए। सबने एक एक बोल उठाया और पीना शुरू कर दिया। हर किसी के चेहरे पर अजीब सी खुशी और सुकून था। पीटर लगातार 3 बड़े बोल्स खत्म कर गया। फिर उसने 2 आदमियों को इशारा किया। उन्होंने एक पूरा ड्रम अलग रखकर पीटर के लग्जोरियस सेल नंबर 31 में भेज दिया। बॉस अपने लिए स्टॉक जमा कर रहा था। थोड़ी ही देर में 50 के 50 ड्रम्स खाली हो गए। 2 ग्रुप्स तो सिर्फ बचे हुए सूप के लिए आपस में लड़ पड़े। 2 लोग बुरी तरह घायल हुए और 6 लोग हल्का जख्मी हुए। जब गार्ड कैप्टन मार्टिन अपनी टीम के साथ डाइनिंग हॉल पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। हॉल की हालत देखकर उसका सर घूम गया। एक कोने में 5 डेंजरस क्रिमिनल्स बड़े मजे से प्लेट्स चाट रहे थे। मार्टिन बस उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने सबको बाहर निकाला और जेल वार्डन को फोन करके छोटी सी फाइट की रिपोर्ट दी। वार्डन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज रात किसी असली शेफ को लाओ। उस शॉपिंग बेचने वाले कैदी से दोबारा खाना मत बनवाना। मार्टिन ने मुंह से जी सर बोला, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, इसके अलावा और शेफ मिलेगा भी कहां? मुझे इतना जबरदस्त खाना बनाने की ताकत मिली थी क्योंकि कुकिंग शुरू करने से पहले मेरे साथ बिग पॉट मील सिस्टम बाइंड हो चुका था। दोपहर की नींद से उठते ही मुझे 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। 3000 पॉइंट्स होते ही ब्रॉन्ज ड्रॉ मिलता और उस रिवॉर्ड पूल में एक ऐसा आइटम था जो मेरी जान बचा सकता था। तभी बाहर कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। गार्ड साइलस मेरी सेल के बाहर आया। चलो, डिनर बनाने का टाइम हो गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। इस बार सरप्राइज ये था कि मुझे एक असिस्टेंट भी दिया गया था। वो एक खूबसूरत ब्रिटिश औरत थी जिसका नाम सोफिया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में ठंडी नफरत साफ दिख रही थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, वो गार्ड साइलस को भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। साइलस ने हमें जल्दी खाना तैयार करने को कहा और खुद किचन के बाहर इंतजार करने चला गया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही सोफिया ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोगों को तो 1000 बार मौत मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। मैंने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा आज के इंग्रेडिएंट्स चेक करने लगा। कोल्ड स्टोरेज देखते ही मैंने गहरी सांस ली। ना ढंग की सब्जी थी, ना अच्छा मीट। जो थोड़ा बहुत सामान था उससे सिर्फ एक ही डिश बन सकती थी, यांगचुन नूडल्स। उधर सेल नंबर 1 में पीटर एक मेडिकल डॉक्टर के सामने बेचैन खड़ा था। डॉक्टर, क्या मेरा भाई कभी होश में आ सकता है? डॉक्टर ने अफसोस के साथ जवाब दिया, तुम्हारे भाई के होश में आने की उम्मीद 10,000 में 1 से भी कम है। मेरी सलाह है कि उसे इस हालत में जिंदा रखने से बेहतर है उससे सुकून से अलविदा कह दिया जाए। ये सुनते ही पीटर के पैर लड़खड़ा गए, जैसे एक पल में वो कई साल बूढ़ा हो गया हो। उसने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे बाहर तक छोड़ दिया। फिर वो अपने बेहोश भाई के पास बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अगर कोई तुम्हें वापस होश में ला दे तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत भी देने को तैयार हूं। सीन वापस किचन में शिफ्ट होता है। मेरे यांगचुन नूडल्स अब लगभग तैयार हो चुके थे। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बोल निकाला। जैसे ही मैंने बोल उठाया, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे किचन में फैल गई। सोफिया ने जैसे ही उसकी खुशबू महसूस की, उसका पूरा बदन हल्का सा कांप उठा। उसके मुंह में पानी आ गया। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खाना है? नहीं मिलेगा। और अगले ही पल मैंने एक बड़ा सा बाइट ले लिया। सोफिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत भींचकर कहा, मुझे तुम जैसे मुजरिम से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगी। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद किचन के एक कोने में सोफिया और गार्ड साइलस दोनों अपने अपने बोल्स पकड़े बैठे थे। ये नूडल्स तो सच में कमाल के हैं। उसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। डिनर का वक्त होने से पहले ही डाइनिंग हॉल के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। लोहे का गेट जोर जोर से पीटा जा रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया, साइलस ने सोफिया को वापस भेज दिया। जाते वक्त सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास लोगों की वजह से चुप रह गई। उसके बाद साइलस ने डाइनिंग हॉल का गेट खोला और कैदियों को अंदर आने दिया। इस बार पीटर खुद नहीं आया। उसकी जगह बीस्ट मंकी कुछ आदमियों के साथ सर्विंग काउंटर के अंदर घुसा और जैसे ही उसकी नजर बड़े बड़े ड्रम्स पर पड़ी, बीस्ट मंकी ने जैसे ही देखा कि आज खाने में नूडल्स बने हैं, वो एक पल के लिए रुक गया। फिर भौंने सिकोड़कर धीरे से बोला, ये क्या नूडल्स? मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत नूडल्स से ही है और बॉस पीटर को भी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन दोपहर का खाना इतना जबरदस्त था कि इस बार उसने कोई हंगामा नहीं किया। मैं मुस्कुराया और बोला, ये नूडल्स सिर्फ उबल कर नहीं खाए जाते, इनके साथ मेरी स्पेशल हाई टेम्परेचर ब्रॉथ सर्व होगी। इतना कहकर मैंने पास रखे बड़े इंसुलेटेड ड्रम का ढक्कन उठाया। अगले ही पल उबालती हुई भाप के साथ इतनी लाजवाब खुशबू पूरे डाइनिंग हॉल में फैल गई कि सब लोग वही के वही जम गए। जिसकी नाक तक वो खुशबू पहुंची, उसके मुंह में पानी आ गया। पीछे खड़े कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बीस्ट मंकी भाई, जल्दी खाना बांधो, अब और इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन बीस्ट मंकी को बिल्कुल जल्दी नहीं थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ड्रम के अंदर झांक कर देखने लगा। खुशबू से कुछ पल के लिए वो भी बेहोश सा हो गया। फिर उसने तुरंत बॉस पीटर के लिए 5 बोल्स पैक करवाएं और उन्हें सेल नंबर 1 भेज दिया। उसके बाद बाकी कैदियों को नूडल्स बांटना शुरू किया। उधर पीटर अभी भी अपने छोटे भाई की हालत को लेकर परेशान था। तभी ब्रॉन 2 आदमियों के साथ इंसुलेटेड फूड ड्रम लेकर उसकी सेल में आया।
पीटर ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसकी ठंडी और खौफनाक नजर देखते ही ब्रॉन घुटनों पर गिर गया। उसके दोनों आदमी भी डर के मारे जमीन पर बैठ गए। पीटर गुस्से से गरजा, जाकर उस शेफ को मार डालो। लेकिन उसी पल उसके बेहोश भाई ने अचानक उसका हाथ कस के पकड़ लिया। पीटर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा उसका भाई धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके होंठों से हल्की सी आवाज निकली, भाई ये किस चीज की खुशबू है? मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर पीटर खुशी से रो पड़ा। उसने तुरंत अपने आदमियों से पूछा, यांगचुन नूडल्स बचे हैं? खुशकिस्मती से थोड़े नूडल्स अभी भी बचे हुए थे। पीटर ने अपनी शान छोड़कर वो नूडल्स तुरंत मंगवा लिए। अब उसका मूड पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा, मैं ये नूडल्स खुद के लिए नहीं मंगा रहा। इनकी खुशबू ने मेरे भाई को कोमा से जगा दिया है। अगर डॉक्टर चेक करने के बाद इजाजत दे तो शायद वो इन्हें खा भी सके। ये सुनकर तीनों आदमी हैरान रह गए। बाद में 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मिलकर चेक किया। सबका एक ही कंक्लूजन था, ये मेडिकल हिस्ट्री का ऐसा मिरेकल था जिसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। पीटर ने उसी रात अपने भाई को रिकवरी के लिए सबसे बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। जाते वक्त उसके भाई ने जिद करके बचे हुए यांगचुन नूडल्स का ड्रम भी एम्बुलेंस में रखवा लिया। एम्बुलेंस स्टाफ भी ये देखकर हैरान रह गया। आखिर हॉस्पिटल में खाना मिलता ही है, फिर भी ये नूडल्स साथ क्यों ले जा रहे हैं? उधर में डिनर बनाकर वापस सेल नंबर 99 भेज दिया गया। और इस एक बोल यांगचुन नूडल्स की वजह से मेरी डेथ सेंटेंस 7 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई। अगली सुबह साइलस और सोफिया फिर किचन में आए। सोफिया का मूड पहले से काफी बेहतर था। बस मेरी तरफ देखते वक्त वो थोड़ा शर्मा जाती थी। आज उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा इंग्रेडिएंट्स चेक करने लगा। हर बार की तरह आज भी सामान बहुत ही कम था, इसलिए मैंने फैसला किया आज स्टीम्ड मांटू और सोयाबीन पेस्ट बनेगा। साइलस और सोफिया की मदद से खाना बहुत जल्दी तैयार होने लगा दिया था। साइलस भी हैरान था, आज तो सिर्फ 6:30 बजे हैं। रोज तो 7 बजे खाना मिलता है। क्या आज सब पागल हो गए हैं? वो गेट के पास गया और ध्यान से उनकी आवाज सुनने लगा। सब बाहर से चिल्ला रहे थे, जल्दी गेट खोलो, हमें खाना चाहिए, भगवान के लिए खाना दे दो, अब और इंतजार नहीं होता। साइलस ने सर पकड़ लिया, ये जेल है या नाशा छुड़ाने का सेंटर? मैं भी कुकिंग और तेज कर दी। अब सिर्फ सोयाबीन पेस्ट फ्राई करना बाकी था। ये काम मशीन से नहीं हो सकता था। इसके लिए हाथ से ही 30 किलो का बड़ा लोहे का कढ़ाई चलाना पड़ता था। मैंने आसानी से उस भारी कढ़ाई को हवा में घुमा घुमा कर चलाया। सोफिया और साइलस दोनों देखकर शॉक रह गए। 30 किलो की कढ़ाई को इतनी आसानी से कंट्रोल करना कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस मांगता है, और मेरी उम्र तो मुश्किल से 20 साल थी। क्या मैं बचपन से ही कुकिंग की ट्रेनिंग कर रहा था? दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 10 मिनट बाद मांटू और सोयाबीन पेस्ट दोनों तैयार हो गए। बाहर कैदी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सबसे आगे बीस्ट मंकी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अगर अभी गेट नहीं खोला तो हम तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैं तुरंत सोफिया और साइलस को मदद के लिए बुलाया। हम तीनों ने स्टीमर से मांटू निकाले और सोयाबीन पेस्ट अलग अलग बकेट्स में भर दिया। सब तैयार होते ही साइलस ने गेट खोल दिया। बीस्ट मंकी और सारे कैदी एक साथ डाइनिंग हॉल में घुस आए। सबकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उन्हें स्टिमुलेंट दे दिया हो। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। बीस्ट मंकी हमेशा की तरह सर्विंग काउंटर तक आया। जैसे ही उसने साफेद मांटू देखे, वो फिर से हैरान रह गया। शेफ यूं, ये क्या चीज है? हमने पूरी रात भूख सही और तुम हमें ये खिला रहे हो? साइलस ने गुस्से में कहा, मिस्टर यूं का खाना पहले भी खा चुके हो, चुपचाप लाइन में लगकर खाना लो। बीस्ट मंकी ने सर हिलाया और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। हर ट्रे में 2 मांटू और 1 चम्मच सोयाबीन पेस्ट दिया गया। सब कैदी खाना देखकर थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए। सबको लगा आज का ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्रॉन के आदमी किगो ने खाना लिया। वो हमेशा अपनी दबंगाई दिखाता रहता था। उसने जोर से कहा, पूरी रात इंतजार करवाया और खाने में ये दिया? अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आज हंगामा पक्का है। इतना कहकर उसने मांटू का एक टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा सोयाबीन पेस्ट लगाया और मुंह में डाल दिया। अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। सोयाबीन पेस्ट का जबरदस्त उमामी फ्लेवर उसके मुंह में फट पड़ा। हे भगवान, क्या इंसान इतना स्वादिष्ट खाना भी खा सकता है? वो तुरंत टूट पड़ा। बाकी कैदियों ने भी खाना शुरू किया और हर बाइट के साथ पूरा डाइनिंग हॉल तारीफों से गूंज उठा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ड्रैगन कंट्री का असली मास्टर शेफ तो कमाल का है। अब मुझे जेल से बाहर ही नहीं जाना। जीसस भी मुझे यहां से नहीं ले जा सकता। बाहर जाकर ऐसा खाना कहां मिलेगा? चाहे जान चली जाए, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सब सुनकर सोफिया की पूरी सोच ही बदल गई। वो बस मुझे चुपचाप देखती रह गई। उसके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। साइलस भी खुद टेस्ट करना चाहता था, लेकिन गार्ड होने की वजह से वो कैदियों के सामने नहीं खा सकता था। बस चुपचाप थूक निकलता रहा। ब्रॉन शायद वही मोटा आदमी था जिसके बारे में साइलस बात कर रहा था। सोफिया ने धीरे से मेरा शर्ट पकड़ा और माफी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुल गया। ब्रॉन 2 आदमियों के साथ जल्दी जल्दी अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जैसे कोई जरूरी बात हो। तभी उसकी टक्कर बाहर निकाल रहे किगो से हो गई। किगो की आंखें तुरंत भर आईं। बिल्कुल किसी शिकायत करने वाले बच्चे की तरह वो बोला, बॉस ब्रॉन, उस बदतमीज शेफ ने मुझे मारा है, आप मेरे लिए इंसाफ कीजिए। ब्रॉन एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया। उसने किगो के इशारे की तरफ देखा और सामने मैं शांत खड़ा था। ब्रॉन ने ठूक निकला। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान आई। अगले ही पल उसने जोर का थप्पड़ किगो के मुंह पर दे मारा। पूरा डाइनिंग हॉल उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। उसके बाद ब्रॉन सीधा मेरी तरफ चल दिया, लेकिन मेरे पास पहुंचने से पहले ही वो अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सर झुकाकर इज्जत से बोला, ब्रदर यूं, मेरी गलती है।
मैं अपने आदमियों को ठीक से संभाल नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। उस पल पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। किगो की आंखें फटकर बाहर आ गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खौफनाक बॉस किसी शेफ के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है। साइलस भी हैरानी से जम गया। उसने जेल में सालों तक काम किया था, लेकिन ब्रॉन को कभी किसी के सामने इतना झुकते नहीं देखा था। सोफिया भी मुझे देखते हुए हैरान रह गई। उसकी आंखों में शौक के साथ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना देख लिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? ब्रॉन मुस्कुराया और बोला, बॉस पीटर का हुक्म है, आज से आपको देखना मतलब उन्हें देखना। बॉस ने आपको बुलाया है, वजह क्या है वो आप वहां पहुंचकर खुद समझ जाएंगे। यह कहकर ब्रॉन चुपचाप मेरा जवाब इंतजार करने लगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर उसके साथ चल दिया। हम सेल नंबर 1 की तरफ निकाल पड़े। उधर साइलस सोफिया को वापस विमेंस ब्लॉक की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में अचानक किसी कैदी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सोफिया रुक गई और पूछा, ये क्या हो रहा है? साइलस उससे आवाज की तरफ ले गया। दोनों ने ध्यान से सुना। एक कैदी जोर जोर से चीख रहा था, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी सजा पूरी हो गई हो तो क्या हुआ, बाहर इतना स्वादिष्ट खाना थोड़ी मिलेगा, पागल ही होगा जो रिलीज होकर बाहर जाएगा, आओ मार दो मुझे, फिर भी मैं जेल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सोफिया और साइलस एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। उधर जेल के बी ब्लॉक में अविला नाम की लेडी बॉस एक मिडिल एज्ड कैदी से पूछताछ कर रही थी। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। बॉस, मैंने ए ब्लॉक के लोगों से कांटेक्ट जानबूझकर नहीं किया। वहां का खाना इतना लाजवाब है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनते ही अविला भी हैरान रह गई। आदमी ने सच्चाई से बताया, कल मुझे काम के लिए ए ब्लॉक भेजा गया था। वहीं मैंने यांगचुन नूडल्स खाए। वो मेरी जिंदगी के सबसे टेस्टी नूडल्स थे। पता चला एक डेथ रो प्रिजनर ड्रैगन कंट्री का मास्टर शेफ है। आज सुबह तो मैंने $1000 देकर मांटू और सोयाबीन पेस्ट भी खरीदा। अविला ने भौंने से कोड़ी, $1000 सिर्फ मांटू के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आदमी ने सीधा जवाब दिया, बॉस, उस नूडल्स के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेरा दिमाग उसी के बारे में सोचता रहा। अविला कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने आदमी मिलर को बुलाया। मिलर, आज दोपहर किसी भी तरह ए ब्लॉक से उस शेफ का खाना मेरे लिए लेकर आओ। मैं खुद देखना चाहती हूं कि उसमें आखिर ऐसा क्या जादू है। उधर दोपहर होने से पहले ही मैं और सोफिया किचन में बिजी हो गए। आज कुछ नए इंग्रेडिएंट्स आ गए थे, इसलिए आज मेरे पास पहले से ज्यादा ऑप्शंस थे। मैंने फैसला किया, आज का लंच होगा चाइनीज स्टाइल स्पेशल मिक्स स्ट्यू डाहुई काई। खाना बनाते बनाते मैं सोफिया को हर स्टेप भी सिखा रहा था। काम थोड़ा स्लो जरूर हो गया, लेकिन अगर सोफिया सीख जाती तो आगे मुझे हर चीज खुद नहीं करनी पड़ती। लगभग आधे घंटे बाद हम दोनों का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ 10 मिनट और पकना बाकी था, और बाहर से कैदियों की बेचैनी भरी चीखें एक बार फिर डाइनिंग हॉल तक पहुंचने लगी। .TABHI गार्ड कैप्टन मार्टिन दूसरे दरवाजे से तेज कदमों से डाइनिंग हॉल में आया। उसने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और बड़े लोहे का गेट खोल दिया। लेदर जैकेट पहने और क्रू कट हेयर स्टाइल वाला पीटर सबसे आगे अंदर आया। उसके पीछे उसके सारे आदमी लाइन से चल रहे थे। बीस्ट मंकी लगभग 10 आदमियों के साथ सर्विंग काउंटर के अंदर आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो और उसके सारे आदमी एक साथ 90 डिग्री झुक गए। सबने जोर से कहा, ब्रदर यूं को सलाम। फिर सोफिया की तरफ देखकर बोले, भाभी जी को भी सलाम। मैं हंस पड़ा और बोला, बस करो, मजाक मत करो, जल्दी सबको खाना बांट दो। सबने दोबारा झुककर सलाम किया और सर्विंग शुरू कर दी। सोफिया पूरी तरह शर्म और हैरानी से भर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल के सबसे खतरनाक कैदी उससे इतनी इज्जत देंगे। इसी वक्त मार्टिन भी अंदर आया। जैसे ही उसने ये मंजार देखा, वो वही का वही जम गया। वो मेरी तरफ उंगली करके कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। बीस्ट मंकी ने उसकी तरफ घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, कैप्टन मार्टिन, अपनी उंगली नीचे करो। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ बुरा हो। एक कैदी से सामने से धमकी मिलने पर मार्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उस पल उसे समझ आ गया, सिर्फ 24 घंटों में ही मैं ए ब्लॉक की सबसे ताकतवर गैंग का खास आदमी बन चुका था। और पीटर कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी खामोशी ही साबित कर रही थी कि यह सब उसकी इजाजत से हो रहा था। मार्टिन ने गहरी सांस ली और चुपचाप डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। सर्विंग शुरू हुई। जैसे ही कैदियों ने देखा कि आज फिर बड़े बड़े साफेद मांटू और गर्मा गर्म मिक्स स्ट्यू बना है, सबके चेहरे खिल गए। जैसे ही स्ट्यू का बड़ा बर्तन खोला गया, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। सब एक साथ चिल्लाने लगे, ओह माय गॉड, मुझे तो मांटू सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रेड और पिज्जा इसके सामने कुछ भी नहीं। ब्रदर यूं की कुकिंग तो कमाल है। उनकी तारीफ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी हुई। मुझे लगा शायद ये लोग उतने बुरे भी नहीं हैं। उधर बी ब्लॉक में एवेला के सामने 2 ट्रेज रखी गईं। एक ट्रे में 2 बड़े मांटू थे, दूसरी में गर्मा गर्म मिक्स स्ट्यू। मिलर ने अडाब से कहा, बॉस, यही वो खाना है, प्लीज टेस्ट कीजिए। खुशबू आते ही एवेला और इंतजार नहीं कर सकी। उसने फोक से थोड़ा सा स्ट्यू उठाया और मुंह में डाल दिया। बस पहला बाइट, और उसकी आंखें फट गईं। स्ट्यू का रिच और सिल्की टेस्ट उसकी जुबान से सीधा दिल तक उतार गया। उससे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। उसका हाथ कांपने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी जुबान सिर्फ उस स्वाद को महसूस करना चाहती थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
मिलर घबरा गया। बॉस, आप ठीक तो हैं? कहीं उन लोगों ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? अविला ने हाथ हिलाकर उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने बड़े मजे से मांटू को स्ट्यू के साथ खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों मांटू और पूरा स्ट्यू खत्म हो गया। उसने तुरंत पूछा, और है? मिलर ने शर्मेट हुए सर झुका दिया। नहीं बॉस, सब खत्म हो गया। अविला की नजर अचानक तेज हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर ए ब्लॉक में इतना जबरदस्त शेफ है और बी ब्लॉक में नहीं, तो धीरे धीरे सारे कैदी ए ब्लॉक जाना चाहेंगे। उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। मिलर, सबको खबर दो, आज शाम रिक्रिएशन टाइम पर पूरा बी ब्लॉक एक साथ हंगामा करेगा। कुछ ही देर बाद जेल वार्डन के ऑफिस में इमरजेंसी रिपोर्ट पहुंच गई। सिर, बी ब्लॉक के सारे कैदी बगावट कर रहे हैं। वार्डन गुस्से से चिल्लाया। क्या सब पागल हो गए हैं? अविला उन्हें रोक क्यों नहीं रही? मार्टिन ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, सर, उनकी सिर्फ एक डिमांड है, उन्हें भी ब्रदर यूं जैसा शेफ चाहिए। वार्डन हैरान रह गया। एक चाइनीज शेफ के लिए पूरा ब्लॉक बगावट कर रहा है? ये हो क्या रहा है? उधर मैं कोल्ड स्टोरेज चेक कर रहा था। वहां मुझे बहुत कम क्वांटिटी में फ्रोजन मीट मिला। जब मैंने बॉक्स खोला तो अंदर अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स थे। मैं मुस्कुराया और उनसे एक सीक्रेट स्पेशल सॉस बना ली। सोचा, ये सिर्फ अपने लिए संभाल कर रखूंगा। किचन में स्टाफ की कमी थी, इसलिए ए ब्लॉक से एक और लड़की मदद के लिए भेजी गई। उसका नाम था बेबे। जैसे ही उसने मुझे देखा, नाक सिकोड़कर बोली, सोफिया, तुम जिस ड्रैगन कंट्री के मास्टर शेफ की इतनी तारीफ कर रही थी, कहीं वो यही आदमी तो नहीं? सोफिया जल्दी से बोली, बेबे, मजाक मत करो, ब्रदर यूं की कुकिंग सच में कमाल की है। बेबे ने मुंह बनाया। मुझे तो ये बिल्कुल अजीब लगता है। इतना बोलते ही मैंने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। बेबे जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो मुझे। मैं सीधे चेहरे के साथ खड़ा रहा। आखिर में वो रो पड़ी। ठीक है, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। तब मैंने उसे छोड़ दिया और दोबारा कुकिंग में लग गया। कुकिंग के दौरान सोफिया की नजर किचन के कोने में रखी मेरी छोटी सी सीक्रेट सॉस की बोतल पर पड़ी। उसे याद आया कि जब भी मैं कोई स्पेशल सीजनिंग डालता था, खाना और भी लाजवाब बन जाता था। उसने सोचा बस एक बूंद डाल देती हूं, लेकिन हाथ फिसल गया। पूरी बोतल ही बर्तन में गिर गई। सोफिया एक पल के लिए घबरा गई। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी गलती कितना बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली थी। इसी बीच जिस माफिया बॉस ने मुझे जेल भिजवाया था, उसने मेरी सुपारी दे दी। सी ब्लॉक का एक खतरनाक प्रोफेशनल किलर तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट मान गया। वो मुस्कुराया और बोला, बस एक शेफ को ही तो मारना है, आज रात का काम बहुत आसान होगा। शाम को कैदियों ने हमेशा की तरह पेट भरकर खाना खाया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रात होते ही पूरी जेल का माहौल बदल गया। आज कोई भी कैदी चैन से नहीं सो पा रहा था। सबकी आंखें लाल थी, सांसें तेज चल रही थी, हर किसी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उधर वो प्रोफेशनल किलर अंधेरे का फायदा उठाकर सीसीटीवी से बचता हुआ मेरी सेल की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। रिवर जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी सिर्फ एक मजाक थी। वो मन ही मन हंस रहा था। एक छोटे से शेफ को मारना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। इसी वक्त ब्रॉन की हालत भी अजीब हो चुकी थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें खून की तरह चमक रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और जुनून भड़क रहा था। तभी उसकी नजर कॉरिडोर में चुपके चुपके चलते उस किलर पर पड़ी। ब्रॉन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। उसने किलर के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, ब्रदर, तुम्हारा सबून गिर गया। किलर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉरिडोर में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। पूरी रात उसकी चीखें जेल में सुनाई देती रही। पास वाली सेल्स के कैदी भी सो नहीं पाए। सुबह तक उस प्रोफेशनल किलर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चलने के लायक भी नहीं बचा। वो कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। गार्ड उसे तुरंत उठाकर मेडिकल वार्ड ले गए। उधर माफिया बॉस अपने अड्डा पर आराम से बैठा मेरी मौत की खबर का इंतजार कर रहा था। उसने अपने आदमी से पूछा, काम हो गया? आदमी मुस्कुराकर बोला, बॉस, फिक्र मत कीजिए, किलर ने कल रात ही एक्शन ले लिया था। आज तक तो वो शेफ मर चुका होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद फोन बज गया। कॉल सुनते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। हेलो बॉस, मिशन फेल हो गया। किलर बोल रहा है उस पर किसी ने घाट लगाकर हमला कर दिया। वो खुद मुश्किल से जिंदा बचा है। माफिया बॉस गुस्से और हैरानी से खड़ा हो गया। इम्पॉसिबल! लगता है उस ड्रैगन कंट्री वाले को पहले ही सब पता चल गया था। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जाकर पता लगाओ। हर हाल में उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अगली सुबह साइलस मुझे जेल के एक अलग और खास एरिया में ले गया। ये जगह बाकी जेल से बिल्कुल अलग थी। यहां सिर्फ कुछ ही कैदी रहते थे। सबकी पहचान बहुत राजदार थी। हर किसी के पास लग्जरी प्राइवेट सेल था और उन्हें काफी आजादी भी मिली हुई थी। वहां मेरी मुलाकात सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग से हुई। बातें करने पर पता चला वो हेनरी फैमिली के पुराने माफिया बॉस लिव हेनरी थे। आज उनका 80वां जन्मदिन था। उन्होंने मुझे अपने बर्थडे बैंक्वेट का शेफ बनाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे घास फूस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोच में पड़ गया। जेल के किचन में सामान वैसे ही बहुत कम था और बर्थडे फीस्ट के लिए कम से कम 18 डिशेस चाहिए थी। तभी साइलस एक नई मशीन लेकर आया। ब्रदर यूं, वार्डन ने किचन के लिए नया इक्विपमेंट भेजा है। ये ड्रैगन कंट्री से इंपोर्ट की गई टोफू मशीन है। मशीन देखते ही मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ गया। मैंने तुरंत बैंक्वेट का मेन्यू तैयार कर दिया।
उधर लिव हेनरी ने मेन्यू देखा तो उनका चेहरा उतार गया। हमने ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ बुलाया और ये सिर्फ सिंपल कोल्ड डिशेस बनाएगा। मैं देखना चाहता हूं इस लड़के में आखिर कितना दम है। व्हाइट डेविल को किचन भेजो, वो उस पर नजर रखेगा। साइलस ये सुनकर हैरान रह गया। व्हाइट डेविल जेल का सबसे फेमस शेफ था और पहले मैशलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट का हेड शेफ रह चुका था। उससे लगा लिव हेनरी ने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद व्हाइट डेविल मेरी कुकिंग देखकर खुद हैरान रह गया। मैंने सिर्फ एक आम किचन नाइफ से टोफू को काटकर एक खूबसूरत फीनिक्स की शेप दे दी। व्हाइट डेविल बस देखते रह गया। अनबिलीवेबल, इतनी भारी नाइफ से इतनी नाजुक कार्विंग, ये तो किसी जादू से कम नहीं। थोड़ी देर बाद बर्थडे बैंकेट शुरू हुआ। व्हाइट डेविल पहली डिश लेकर मेहमानों के पास गया। कुछ लोग उस डिश को देखकर हंस पड़े। यही है तुम्हारा लग्जरी ड्रैगन कंट्री क्विजीन? ये तो बिल्कुल सिंपल घर का खाना लग रहा है। लिव हेनरी का चेहरा काला पड़ गया। उसने व्हाइट डेविल से कहा, तुम ही बना लो। लगता है ये लड़का फेल हो गया। व्हाइट डेविल ने सीधा जवाब दिया, मेरी कुकिंग ब्रदर यूं के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर सब लोग शॉक रह गए। मिशलिन 3 स्टार शेफ किसी और को खुद से बेहतर मान रहा था। एक बुजुर्ग ने हंसकर कहा, अच्छा तो आज तुम्हारा झूठ भी देख लेते हैं। उसने चॉपस्टिक से पहला बाइट उठाया। जैसे ही वो मुंह में गया उसकी आंखें एकदम फट गईं और वो वही का वही जम गया।